हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विज आर्ट क्लासेस पर। ये क्लास जो है बीपीएससी टीचर के लिए और 71वीं बीपीएससी के लिए जो है ये क्लासेस है। आज के क्लासेस में करना क्या है दोस्तों, तो सबसे पहले जो है करेंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे 10 मिनट में, और करेंट अफेयर्स के रिवीजन करने के बाद जो है जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। और ये करेंट अफेयर्स जो रिवीजन करेंगे जनवरी महीने का होगा, जनवरी 2025 का। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ठीक है, तो भारत और स्पेन ने 2026 को एक डुअल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की है। यह पहल जो है संस्कृति, पर्यटन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो है की गई है। इसे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 14 जनवरी 2025 को स्पेन दौरे के दौरान उद्घाटित किया था। ठीक है, तो भारत और स्पेन ने 2026 को एक डुअल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की है। ठीक है, इसे याद रखना है। यह पहल जो है संस्कृति, पर्यटन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो है की गई है। अब है ZSI भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा पेंगोलियन की एक नई प्रजाति खोजी गई है, जिसका नाम जो है इंडो बर्मी पेंगोलियन है। यह प्रजाति लगभग 3.4 मिलियन वर्ष पहले चीनी पेंगोलियन से अलग हुई थी। ठीक है, तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा जो है पेंगोलियन की एक नई प्रजाति की खोज की गई है, जिसका नाम जो है इंडो बर्मी पेंगोलियन है। यह खोज जो है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI के वैज्ञानिकों द्वारा जो की गई है, और इसे मैमिलियन बायोलॉजी में प्रकाशित किया गया है। इंडो बर्मी पेंगोलियन की खोज पेंगोलियन संरक्षण के प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रजाति जो है अवैध शिकार और आवास के नुकसान जैसे खतरों का सामना कर रही है। कैबिनेट ने कुल 11,440 करोड़ रुपयों की लागत से राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL के पुनरुद्धार योजना को मंजूरी दी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति है CCEA ने RINL के लिए जो है कुल 11,440 करोड़ रुपयों की पुनरुद्धार योजना को मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो कैबिनेट ने कुल 11,440 करोड़ रुपयों की लागत से जो है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के पुनरुद्धार योजना को जो है मंजूरी दे दी है। अब है केरल के कप्पर बीच, कोझिकोड और चाल बीच कन्नूर को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। यह प्रमाणन जो है डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन द्वारा दिया जाता है, और यह समुद्र तटों को पर्यावरणीय स्थिरता, स्वच्छता और सुरक्षा के उच्च मानकों को पूरा करने के लिए दिया जाता है। तो याद रखना है, केरल के कप्पर बीच और चाल बीच को जो है ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। केरल के कप्पर बीच और चाल बीच को जो है ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। अब है NPCI ने UAE में UPI लेन देन को सक्षम करने के लिए कोई अलग से ऐप लॉन्च नहीं किया है। NPCI ने UAE में UPI को सक्षम करने के लिए जो है स्थानीय भुगतान इकाई नियो पे के साथ साझेदारी की है। इसके माध्यम से भारतीय यात्री फोन पे, पेटीएम और अन्य UPI सक्षम ऐप्स का उपयोग करके UAE में जो है मर्चेंट को भुगतान कर सकते हैं। अब है यह साझेदारी मसेरेक बैंक और नियो पे के बीच है, जिससे भारतीय यात्रियों को UAE में आसानी से UPI भुगतान करने की सुविधा मिलती है। अब है ऑल इंडिया पावर इंजीनियरिंग फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का निजीकरण करने का फैसला किया है, जो राज्य के 75 में से 42 जिलों को कवर करता है।
ठीक है, तो ऑल इंडिया पावर इंजीनियरिंग फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का निजीकरण करने का फैसला किया है, जो राज्य के 75 में से 42 जिलों को कवर करता है। अब है आईटी हार्डवेयर के लिए PLI 2.0 योजना के तहत आने वाली कंपनी सिरमा SGS ने लैपटॉप निर्माण के लिए ताइवान की प्रौद्योगिकी दिग्गज माइक्रोस्टार इंटरनेशनल के साथ साझेदारी की है। आईटी हार्डवेयर के लिए PLI 2.0 योजना के तहत आने वाली कंपनी सिरमा SGS ने लैपटॉप निर्माण के लिए ताइवान की प्रौद्योगिकी दिग्गज माइक्रोस्टार इंटरनेशनल के साथ जो है साझेदारी की है। अब है भारतीय नौसेना के लिए दूसरा बहुउद्देशीय पोत MPV INS उत्कर्ष को लार्सन एंड टूबो ने कट्टुपल्ली शिपयार्ड में लॉन्च किया है। यह पोत जो है समुद्री निगरानी, प्रदूषण नियंत्रण और हथियार विकास परीक्षण जैसी भूमिका निभाते हैं, जैसे नौसेना की क्षमताएं बढ़ती है। अब है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI ने 2025 में समुद्री स्लग मोलस्क की एक नई प्रजाति की खोज की है, जिसका नाम जो है मेलानोक्लामिस द्रौपदी रखा गया है। यह खोज जो है उड़ीसा और बंगाल के समुद्री क्षेत्रों में की गई है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI ने 2025 में समुद्री स्लग मोलस्क की एक नई प्रजाति की खोज की है, जिसका नाम जो है मेलानोक्लामिस द्रौपदी रखा गया है। यह खोज उड़ीसा और बंगाल के समुद्री क्षेत्रों में की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी 2025 को नवी मुंबई की खारघर क्षेत्र में स्थित श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर का उद्घाटन किया, जिसे इस्कॉन का एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर बताया गया है। यह मंदिर लगभग 170 करोड़ की लागत से 12 वर्षों में तैयार किया गया है और 9 एकड़ में फैला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 जनवरी 2025 को मुंबई की खारघर क्षेत्र में स्थित श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर का उद्घाटन किया है, जिसे इस्कॉन का एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर बताया गया है। यह मंदिर जो है लगभग 170 करोड़ रुपयों की लागत से 12 वर्षों में तैयार किया गया है और 9 एकड़ में जो है ये फैला हुआ है। अब है तमिलनाडु में जनवरी 2025 में जलाईकट्टू त्यौहार शुरू हुआ, जिसमें बैल को काबू करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यह त्यौहार जो है पोंगल उत्सव का एक हिस्सा है और पारंपरिक रूप से बैलों को वश में करने की एक खेल घटना है। तो याद रखना है, तमिलनाडु में जो है जलाईकट्टू त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें जो है बैल को काबू करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यह त्यौहार जो है पोंगल उत्सव का एक हिस्सा है और पारंपरिक रूप से बैलों को वश में करने की एक खेल घटना है। अब है रक्षा और पर्यटन मंत्रालयों के साथ साथ सेना की एक पहल भारत रणभूमि दर्शन ऐप को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार 15 जनवरी 2025 को सेना दिवस समारोह के साथ लॉन्च किया है। रक्षा और पर्यटन मंत्रालय के साथ साथ जो है सेना की एक पहल भारत रणभूमि दर्शन ऐप को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार 15 जनवरी 2025 को सेना दिवस समारोह के साथ जो है लॉन्च किया है। अब है भारत आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा विज्ञान पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ समिति UNCEBD में शामिल हुआ है। यह समिति सतत विकास लक्ष्यों SDG की दिशा में प्रगति को मापने और रिपोर्ट करने के लिए जो है बिग डेटा के उपयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करती है। अब है यह समिति जो है संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग UNSC द्वारा स्थापित की गई है और भारत की सदस्यता इस समिति में वैश्विक सांख्यिकी ढांचे में देश के बढ़ते प्रभाव को दर्शाती है। UNCEBD बिग डेटा के लाभों और चुनौतियों की जांच करता है, जिसमें SDG पर निगरानी और रिपोर्टिंग की क्षमता भी शामिल है। DRDO द्वारा जो है विकसित ठंडे मौसम के परिधान का नाम हिम कवच है। DRDO द्वारा विकसित ठंडे मौसम के परिधान का नाम जो है हिम कवच है।
यह एक बहुपरत वस्त्र प्रणाली है जिसे विशेष रूप से अत्यधिक ठंडे तापमान जैसे कि -60 डिग्री सेल्सियस तक में भारतीय सैनिकों की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। DRDO द्वारा जो है विकसित ठंडे मौसम के परिधान का नाम हिम कवच है। यह एक बहुपरत वस्त्र प्रणाली है जिसे विशेष रूप से अत्यधिक ठंडे तापमान जैसे कि -60 डिग्री सेल्सियस तक में भारतीय सैनिकों की सुरक्षा के लिए जो है डिजाइन किया गया है। अब है पृष्ठभूमि। असम सरकार GOA ने अंतर्देशीय जल परिवहन सेवाओं की गुणवत्ता को बदलने और वैश्विक बैंक से वित्त पोषण के माध्यम से असम के व्यापक परिवहन नेटवर्क में उच्च गुणवत्ता वाली यात्री और वाहन नौका सेवाओं को एकीकृत करने के लिए असम अंतर्देशीय जल परिवहन परियोजना नामक जो है एक परियोजना शुरू की है। अब है अडानी समूह की 75,000 करोड़ की ऊर्जा और सीमेंट विस्तार योजना का नाम छत्तीसगढ़ में 75,000 करोड़ रुपयों का निवेश है, जिसमें ऊर्जा और सीमेंट क्षेत्र में विस्तार शामिल है। यह योजना छत्तीसगढ़ में अडानी समूह के बिजली संयंत्रों और सीमेंट संयंत्रों के विस्तार पर केंद्रित है। जनवरी 2025 तक जो है महिला क्रिकेट में भारत की सबसे तेज वनडे शतक बनाने वाली खिलाड़ी जो है स्मृति मंधाना है। याद रखना है दोस्तों ये नाम। जनवरी 2025 तक जो है महिला क्रिकेट में भारत की सबसे तेज वनडे शतक बनाने वाली खिलाड़ी जो है स्मृति मंधाना है। उन्होंने 15 जनवरी 2025 को आयरलैंड के खिलाफ 70 गेंदों में शतक बनाया था। ब्लू ओरिजिन द्वारा लॉन्च किया गया दुनिया का सबसे शक्तिशाली पुनः प्रयोज्य रॉकेट न्यू ग्लेन है। यह एक हैवी लिफ्ट लॉन्च वाहन है जिसे कक्षीय मिशनों के लिए बनाया गया है और इसका पहला चरण पुनः प्रयोज्य है। अब है प्रथम खो खो विश्व कप का मेजबान शहर नई दिल्ली था। प्रथम खो खो विश्व कप का मेजबान शहर नई दिल्ली था। यह विश्व कप 13 से 19 जनवरी 2025 तक इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया था। भारतीय खो खो महासंघ KKFI और अंतर्राष्ट्रीय खो खो महासंघ ने मिलकर इस ऐतिहासिक आयोजन को जो है आयोजित किया था। अब है भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एनटीटी लॉकर एक सुरक्षित क्लाउड आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म है। भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एनटीटी लॉकर जो है एक सुरक्षित क्लाउड आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो व्यवसायों, संगठनों और अन्य संस्थाओं को अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों को संग्रहित करने, साझा करने और सत्यापित करने में मदद करती है। यह एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य जो है डिजिटल रूप से सशक्त भारत के लिए दस्तावेजों के प्रबंधन और सत्यापन को बदलना है। नीति आयोग का राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 का जो है मुख्य लक्ष्य है राज्यों को राज्य के राजकोषीय स्वास्थ्य की प्रभावी पहचान करना और उन्हें समावेशी, पारदर्शी और दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता की ओर प्रभावित करना। ठीक है, तो अब जीके जीएस की क्लास स्टार्ट करते हैं। करेंट अफेयर्स का क्लास थोड़ा लंबा हो गया दोस्तों। चलिए, तो क्वेश्चन है यहाँ पे जीके का। जीके बाबू हर क्लास में रहेगा, ठीक है। तो नरम दल और गरम दल के बीच प्रमुख विभाजन जो है कब हुआ? नरम दल और गरम दल के बीच जो है प्रमुख विभाजन जो है कब हुआ? तो ये हुआ था 1907 में। ये हुआ था 1907 में। ये हुआ था 1907 में। यानी कि नरम दल और गरम दल के बीच प्रमुख विभाजन जो है 1907 में हुआ था। यानी कि नरम दल और गरम दल के बीच विभाजन जो है वर्ष 1907 में हुआ था। अब है जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए जो है लोग क्यों जमा हुए थे? ऑप्शन ए है गांधी जी और लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी के प्रति विरोध प्रदर्शन के लिए। ऑप्शन बी है किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। ऑप्शन सी है बैसाखी की प्रार्थना के लिए। ऑप्शन डी है पंजाब सरकार के अमानवीय कार्यकलापों के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग जमा हुए थे। क्यों जमा हुए थे? तो जमा इसलिए हुए थे क्योंकि किचलू और सत्यपाल को जो है बंदी बना लिया गया था और इसी के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए जो है जालियांवाला बाग में लोग जमा हुए थे। अब है भारत में नारी आंदोलन किनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ?
भारत में नारी आंदोलन जो है किनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन बी है सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी है एनी बेसेंट, ऑप्शन सी है पद्मा बाई रानाडे, ऑप्शन डी है ज्योतिबा फूले। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले। यानी कि भारत में नारी आंदोलन जो है ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। भारत में नारी आंदोलन जो है ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से जो है प्रारंभ हुआ। अब है भारत में किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में रेलवे लाइन की स्थापना की गई थी? भारत में जो है किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में जो है रेलवे लाइन की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी है लॉर्ड लिटन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड डलहौजी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड डलहौजी। यानी कि भारत में जो है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में रेलवे लाइन की स्थापना की गई थी। यानी कि भारत में जो है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जो है रेलवे लाइन की स्थापना की गई थी। लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल 1848 से 1856 के कार्यकाल में ही जो है भारत में पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी। भारत की पहली रेलगाड़ी जो है 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे अब मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी, जिसकी लंबाई जो है लगभग 34 किलोमीटर थी। लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय उपमहाद्वीप में आधुनिक संचार और परिवहन प्रणाली की नींव रखी, जिसमें रेलवे, डाक व्यवस्था और टेलीग्राफ शामिल थे। अब है मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? मुजफ्फरपुर में जो है किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? ऑप्शन ए 1907, ऑप्शन बी है 1908, ऑप्शन सी है 1909, ऑप्शन डी है 1911। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1908। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1908। यानी कि मुजफ्फरपुर में जो है किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास जो है 1908 में किया गया था। यानी कि मुजफ्फरपुर में जो है किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास जो है 1908 में किया गया था। अब है भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? भारत में जो है पहली रेलगाड़ी कब चली थी? ठीक है, तो भारत में पहली रेलगाड़ी जो है 1853 में चली थी। भारत में पहली रेलगाड़ी जो है 1853 में चली थी, याद रखना है। भारत में पहली रेलगाड़ी जो है 1853 में चली थी। अब है भारत की पहली रेलगाड़ी किस दो स्थानों के बीच चली थी? भारत की पहली रेलगाड़ी जो है किस दो स्थानों के बीच चली थी? ऑप्शन ए है मद्रास अंबरनाथ, ऑप्शन बी है कलकत्ता हुगली, ऑप्शन सी है मुंबई थाने, ऑप्शन डी है दिल्ली आगरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई थाने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली थाने। मुंबई और थाने के बीच, मुंबई और थाने के बीच। ठीक है, भारत की पहली रेलगाड़ी जो है मुंबई और थाने के बीच चली थी। भारत की पहली रेलगाड़ी जो है मुंबई और थाने के बीच चली थी। अब है लॉर्ड डलहौजी ने निम्नलिखित में से कौन सी योजना प्रारंभ की थी? लॉर्ड डलहौजी ने निम्नलिखित में से कौन सी योजना प्रारंभ की थी? लॉर्ड डलहौजी ने निम्नलिखित में से कौन सी योजना प्रारंभ की थी? ऑप्शन ए है अस्थाई बंदोबस्त, ऑप्शन बी है सहायक संधि, ऑप्शन सी है डाक और रेलवे नीति, ऑप्शन डी है मुस्लिम लीग की स्थापना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डाक और रेलवे नीति। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डाक और रेलवे नीति। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने डाक और रेलवे की नीति प्रारंभ की थी। लॉर्ड डलहौजी ने डाक और रेलवे की नीति प्रारंभ की थी। लॉर्ड डलहौजी को किस नीति के लिए जाना जाता है? लॉर्ड डलहौजी को जो है किस नीति के लिए जाना जाता है? लॉर्ड डलहौजी को जो है किस नीति के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए है फूट डालो और राज करो, ऑप्शन बी है विभाजन और प्रभुत्व, ऑप्शन सी है हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ऑप्शन डी है सामाजिक सुधार नीति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। लॉर्ड डलहौजी को जो है हड़प नीति के लिए जाना जाता है यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के लिए जाना जाता है। लॉर्ड डलहौजी को जो है हड़प नीति के लिए जाना जाता है यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के लिए जाना जाता है। डिस्कशन देखिए, लॉर्ड डलहौजी के कुछ प्रमुख कार्य। तो लॉर्ड डलहौजी जो है परिवहन और संचार सुधार में रेलवे की शुरुआत किया, सड़क निर्माण करवाया, टेलीग्राफ प्रणाली की शुरुआत करवाया 1853 में, डाक सुधार करवाया जिसमें 1 रुपया का डाक टिकट की शुरुआत जो है डलहौजी के समय में ही शुरू किया गया था।
शिक्षा में सुधार करवाया डलहौजी ने। डलहौजी जो है एक वुड्स डिस्पैच लाया था 1854। डलहौजी जो है वुड्स डिस्पैच लाया था 1854, जिसके द्वारा जो है भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा की त्रिस्तरीय व्यवस्था रखा, विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की। अब है राजनीतिक विस्तार, हड़प नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डलहौजी जो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी लाया था राजनीतिक विस्तार में, यानी कि हड़प नीति। इसके तहत जो है जिन रियासतों के राजा की कोई संतान नहीं होती थी वे राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिए जाते थे। दत्तक पुत्र को जो है उत्तराधिकारी नहीं माना जाता था। तो इसमें जो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के द्वारा जो है जो राज्य हड़पा गया था वो था सतारा, झांसी, नागपुर, संबलपुर, उदयपुर, जैतपुर। सतारा, झांसी, नागपुर, संबलपुर, उदयपुर, जैतपुर, ये सभी राज्यों को जो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प नीति के तहत जो है हड़पा गया था। अब है सैन्य और प्रशासनिक सुधार। लॉर्ड डलहौजी जो है सैन्य और प्रशासनिक सुधार भी लाया था, जिसमें सेना में आधुनिक तकनीक लाई गई, प्रशासन में केंद्रीकरण और अधिक नियंत्रण की नीति अपनाई गई, सिविल सेवा सुधार भी प्रारंभ हुए। कृषि और सिंचाई में सुधार लाया, नहरों का निर्माण करवाया, जैसे गंगा नहर प्रणाली, जिससे कृषि को बढ़ावा मिला। ठीक है, डलहौजी जो है कृषि और सिंचाई में भी सुधार कराया, नहरों का निर्माण करवाया, जैसे गंगा नहर प्रणाली, जिसे कृषि को बढ़ावा मिला। सामाजिक सुधार भी करवाया, जैसे सती प्रथा के उन्मूलन को सख्ती से लागू करवाया। हालांकि इसकी शुरुआत जो है राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटी के समय हो गई थी, लेकिन इसे लागू करवाने का काम जो है लॉर्ड डलहौजी भी किया था। बाल विवाह और बहुपति प्रथा के विरुद्ध जो है जन चेतना भी किया लॉर्ड डलहौजी ने। अब है बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? अब है बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? ऑप्शन ए है चंपारण, ऑप्शन बी है रांची, ऑप्शन सी है बलिया, ऑप्शन डी है अलीपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रांची। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रांची, यानी कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र जो है रांची था। यानी कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र जो है रांची था, यानी कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र जो है रांची था। अब है जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? जयप्रकाश नारायण जो है किस पार्टी से जुड़े थे? ऑप्शन ए है जस्टिस पार्टी, ऑप्शन बी है कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन सी है सोशलिस्ट पार्टी, ऑप्शन डी है किसान सभा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोशलिस्ट पार्टी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोशलिस्ट पार्टी, यानी कि जयप्रकाश नारायण जो है सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। यानी कि जयप्रकाश नारायण जो है दोस्तों सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। अब भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः जो प्राप्त होती है वो कैसे प्राप्त होती है? भारत की सर्वाधिक वर्षा जो है मुख्यतः कैसे प्राप्त होती है? कौन से मानसून से जो है भारत की सर्वाधिक वर्षा जो है प्राप्त होती है? ऑप्शन ए है उत्तर पूर्वी मानसून से, ऑप्शन बी है वापस होती मानसून से, ऑप्शन सी है दक्षिण पश्चिम मानसून से, ऑप्शन डी है समवाहनिक वर्षा से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून से, यानी भारत की सर्वाधिक वर्षा जो है मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। यानी भारत की सर्वाधिक वर्षा जो है मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। यानी कि भारत की सर्वाधिक वर्षा जो है मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत की सर्वाधिक वर्षा जो है मुख्यतः प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, यानी कि साउथ वेस्ट मानसून से। भारत की सर्वाधिक वर्षा जो है मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून यानी कि साउथ वेस्ट मानसून से होती है। भारत में वर्षा का मुख्य स्रोत जो है मानसून हवाएं हैं। भारत में वर्षा का मुख्य स्रोत जो है मानसून हवाएं हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून जो जून से सितंबर तक सक्रिय रहता है, भारत की कुल वर्षा का लगभग 75 से 80% भाग लाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून जो जून से सितंबर तक सक्रिय रहता है, भारत की कुल वर्षा का लगभग 75 से 80% भाग लाता है। मानसून की दिशा और प्रभाव, मानसून की दिशा और प्रभाव देखेंगे हम तो ये हवाएं जो है हिंद महासागर से नमी लेकर आती है। पहले पश्चिमी तट जैसे केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और फिर पूर्वी भारत, बंगाल, असम तथा उत्तर भारत में वर्षा कराती है। भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो है मेघालय का मौसिनराम है। भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो है मेघालय का मौसिनराम है। दुनिया का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भी जो है मेघालय का मौसिनराम ही है।
ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्रभावित रहता है। ठीक है, मेघालय का मानसूनी मौसिन राम जो है ये भी जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्रभावित होता है। अब है भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कब आता है? भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कब आता है? ऑप्शन ए है जनवरी से मार्च, ऑप्शन बी है अप्रैल से मई, ऑप्शन सी है जून से सितंबर, ऑप्शन डी है अक्टूबर से दिसंबर। तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून जो है जून से सितंबर के बीच आता है। तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून जो है जून से सितंबर के बीच आता है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून जो है जून से सितंबर के बीच आता है। ठीक है, उत्तर पूर्व मानसून से भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? उत्तर पूर्व मानसून से भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु, ये हो जाएगा तमिलनाडु। उत्तर पूर्व मानसून से जो है उत्तर पूर्व मानसून से जो है भारत के तमिलनाडु राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। उत्तर पूर्व मानसून से जो है भारत के तमिलनाडु राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। उत्तर पूर्व मानसून से जो है दोस्तों भारत के तमिलनाडु राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। अब है भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो ये हो जाएगा मौसिन राम, ये हो जाएगा मौसिन राम। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है मौसिन राम है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है मौसिन राम है। ठीक है फ्रेंड्स, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है मौसिन राम है। अब है मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है किस भाषा से हुई है? मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है किस भाषा से हुई है? ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी है अरबी, ऑप्शन सी है फारसी, ऑप्शन डी है हिंदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरबी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरबी। यानी कि मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है अरबी भाषा से हुई है। यानी कि मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है अरबी भाषा से हुई है। मानसूनी हवाएं समुद्र की जमीन की ओर क्यों चलती है? मानसूनी हवाएं जो है समुद्र से ज़मीन की ओर क्यों चलती है? मानसूनी हवाएं जो है समुद्र से ज़मीन की ओर क्यों चलती है? ऑप्शन ए है तापमान अधिक होने के कारण, ऑप्शन बी है पृथ्वी के घूर्णन के कारण, ऑप्शन सी है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। यानी कि मानसूनी हवाएं जो है समुद्र से ज़मीन की ओर क्यों चलती है? तो वो चलती है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। मानसूनी हवाएं जो है समुद्र की ज़मीन की ओर क्यों चलती है? तो ये चलती है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। ठीक है, तो अब है भारत में मानसून के बारे में बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का हमने अभी डिस्कस किया। तो क्यों ना मानसून टॉपिक को ही पढ़ लिया जाए, अब और भी ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि मानसून टॉपिक के बारे में कुछ MCQ करके हम लोग ओवरव्यू ले चुके हैं। तो अब जो है कॉन्सेप्ट समझना काफ़ी आसान होगा। तो चलिए भारत में मानसून चैप्टर को पढ़ते हैं। मानसून इन इंडिया इतना जो है ना कोई पेड क्लास में भी नहीं करता है दोस्तों, जितना अभी हम फ्री यूट्यूब क्लासेस पे कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहें। एक ही सेशन में करंट अफेयर्स भी है, GK GS का MCQ भी है, टॉपिक वाइज भी पढ़ा जा रहा है। इतना कुछ कहाँ मिलेगा एक ही सेशन में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब जो है भारत में मानसून टॉपिक को पढ़ेंगे। मानसून शब्द जो है अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ जो है मौसम है। ठीक है, मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ जो है मौसम होता है। यह एक मौसमी पवन प्रणाली है जो भारत में वर्षा का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, मानसून जो है एक मौसमी पवन प्रणाली है जो भारत में वर्षा का प्रमुख स्रोत है। मानसून की प्रमुख विशेषताएं देखिए। इसकी अवधि जो है जून से सितंबर तक जो है मुख्य मानसून रहता है। मुख्य दिशा जो है इसका समुद्र से स्थल की ओर रहता है। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत की कुल वर्षा का 75% से अधिक योगदान जो है मानसून के कारण ही होता है।
ठीक है। मानसून जो है शुरुआत होती है केरल के तट से, जो कि 1 जून के आसपास जो है शुरू हो जाती है। मानसून जो है केरल के तट से शुरू होती है, 1 जून माना जाता है। ठीक है। मोटे तौर पर जो है इसके 2 शाखाएं होते हैं, एक अरब सागर की शाखा और दूसरा बंगाल खाड़ी की शाखा। मानसून की जो है 2 शाखा होती है, एक अरब सागर की शाखा और दूसरा बंगाल खाड़ी की शाखा। दक्षिण भारत में मानसून के प्रकार देखेंगे, भारत में जो है मानसून के प्रकार देखेंगे तो पहला है दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून का समय जो है जून से सितंबर रहता है। भारत की अधिकतम वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है, भारत की अधिकतम वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। मानसून की दक्षिण पश्चिम मानसून की जो है 2 शाखाएं हैं, एक अरब सागर की शाखा है, दूसरा बंगाल खाड़ी की शाखा है। तो अरब सागर शाखा से जो है वर्षा होती है पश्चिमी घाटों में, अरब सागर की शाखा से जो है पश्चिमी घाटों में वर्षा होती है, लेकिन बंगाल की खाड़ी शाखा से वर्षा जो है पूर्वोत्तर भारत और उत्तर भारत में वर्षा कराती है। अरब खाड़ी की शाखा जो है वो वर्षा कराती है पश्चिमी घाटों में, और बंगाल की खाड़ी जो है वर्षा कराती है पूर्वोत्तर भारत और उत्तर भारत में। उत्तर पूर्व मानसून जो है अक्टूबर से दिसंबर होता है, उत्तर पूर्व मानसून जो है अक्टूबर से दिसंबर होता है। उत्तर पूर्व मानसून जो है वो वर्षा कराती है तमिलनाडु, पुडुचेरी, दक्षिण आंध्र प्रदेश। उत्तर पूर्व मानसून जो है वर्षा कराती है तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश में। हवाई ठंडी और शुष्क होती है, लेकिन बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर वर्षा कराती है। उत्तर पूर्व मानसून में भी जो है दोस्तों हवाई ठंडी और शुष्क होती है, लेकिन बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर ही वर्षा कराती है। अब है प्री मानसून और पोस्ट मानसून वर्षा। प्री मानसून और पोस्ट मानसून वर्षा। प्री मानसून जो है मार्च से मई के बीच होती है, विशेषतः केरल कर्नाटक में थंडर शॉवर्स और काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में कहते हैं। प्री मानसून वर्षा जो होती है उसे केरल कर्नाटक में जो है थंडर शॉवर्स कहते हैं, और काल बैसाखी को जो है पश्चिम बंगाल में कहते हैं। पोस्ट मानसून जो है अक्टूबर नवंबर में होती है। तो ये अवधि जो है मानसून की वापसी की अवधि होती है। अक्टूबर नवंबर में जो बारिश होती है उसे पोस्ट मानसून कहते हैं, वो जो है मानसून की वापसी की अवधि होती है। ठीक है। तो भारत में वर्षा वितरण देख लीजिए। मेघालय, मौसिनराम, चेरापूंजी में जो है सर्वाधिक वर्षा होती है। मेघालय, मौसिनराम, चेरापूंजी में जो है सर्वाधिक वर्षा होती है 11,000 मिमी पर वर्ष। राजस्थान के जैसलमेर और बीकानेर में जो है सबसे कम वर्षा होती है। फिर तमिलनाडु में जो है उत्तर पूर्व मानसून से अधिक वर्षा होती है। मानसून चक्र देख लीजिए। मानसून साइकिल। गर्मी में भारतीय उपमहाद्वीप गर्म होकर निम्न दाब बनाता है, दक्षिण पश्चिम से नमी युक्त हवाएं आती है, हवाएं पर्वतों से टकराकर वर्षा कराती है, उदाहरण पश्चिमी घाट, हिमालय। मानसून धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ता है और पूरे देश में फैलता है। अक्टूबर से मानसून की वापसी होने लगती है, जिसे कि रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं। मानसून का महत्व देखिए। अगर आप PCS मेंस की तैयारी कर रहे होंगे तो भी ये सेशन आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, आंसर राइटिंग में आपको एक हेल्प मिल जाएगी। तो मानसून का महत्व देखिए। तो इसका प्रभाव जो है कृषि पर सीधा पड़ता है। भारत की 60% खेती जो है मानसून पर निर्भर है। जल स्रोतों को भरता है, जैसे कि नदियाँ, झीलें, भूजल, जल विद्युत उत्पादन होता है। उद्योगों के लिए कच्चा माल जैसे गन्ना, कपास आदि। मानसून की चुनौतियां हैं तो अत्यधिक वर्षा होगा तो बाढ़ आ जाएगी भाई, कम वर्षा होगा तो सूखा हो जाएगा। मानसून की अनिश्चितता जो है कृषि पर प्रतिकूल असर डालती है। अगर मानसून की सर्टेनिटी ना हो तो कृषि पर जो है इसका सीधे सीधे जो प्रतिकूल असर हो जाएगा। क्षेत्रीय असमानता है, तो कुछ क्षेत्र में बहुत अधिक वर्षा हो जाती है तो कुछ क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है। अब है कुछ MCQ, तो MCQ भी देख लेंगे मानसून टॉपिक से रिलेटेड। दक्षिण पश्चिम मानसून जो है भारत में आमतौर पर कब प्रवेश करता है? दक्षिण पश्चिम मानसून जो है भारत में आमतौर पर कब प्रवेश करता है?
ऑप्शन ए है 15 मई, ऑप्शन बी है 1 जून, ऑप्शन सी है 15 जून, ऑप्शन डी है 1 जुलाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 जून। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 जून। यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून जो है भारत में आमतौर पर 1 जून को प्रवेश करती है केरल के तट से। दक्षिण पश्चिम मानसून जो है भारत में आमतौर पर 1 जून को प्रवेश करती है केरल के तट से। अब है मानसून की वापसी, रिट्रीटिंग मानसून कब होती है? मानसून की वापसी यानी कि रिट्रीटिंग मानसून जो है वो कब होती है? ऑप्शन ए है मार्च से मई, ऑप्शन बी है जून से सितंबर, ऑप्शन सी है अक्टूबर से नवंबर, ऑप्शन डी है दिसंबर से फरवरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्टूबर से नवंबर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्टूबर से नवंबर। यानी कि मानसून की वापसी जो है अक्टूबर से नवंबर के बीच होती है। तो एक होमवर्क रहा आपका, काल बैसाखी किस क्षेत्र में प्री मानसून वर्षा को कहते हैं। और भी क्वेश्चंस कराएंगे, ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गया सेशन अब नहीं लेके आएंगे, कल ही सेशन लेकर के आएंगे और मानसून से रिलेटेड जो भी बचे एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको कल करवाएंगे। आप लोग सेशन से जुड़े रहें। आज का क्लासेस ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तो कल के क्लासेस में मिलते हैं। और ये क्वेश्चन जो है काल बैसाखी किस क्षेत्र में प्री मानसून वर्षा को कहते हैं, काल बैसाखी जो है किस क्षेत्र के प्री मानसून वर्षा को कहते हैं, इसका क्वेश्चन, इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों। हम मिलते हैं कल की क्लासेस में। जो लोग अंत तक वीडियो को देखे हैं वो बताएं कि सेशन कैसा लगा। वीडियो को लाइक भी करें दोस्तों। जो लोग अंत तक वीडियो को देख रहे हैं कम से कम आप लोग तो वीडियो को लाइक अवश्य करें दोस्तों। और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलता रहे। चलिए तो फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।